दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो अपनी 12वीं क्लास की यूनिट थी वेव ऑप्टिक्स वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में उसकी एक क्लास न्यूमेरिकल की हो गई थी जिसमें अपन ने 23 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। आज भी अपन 30-40 न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद में नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों तो देखिए 23 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे जस्ट इससे पहले वाली क्लास में, और 24वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, दो समान तरंग दैर्घ्य के प्रकाश स्रोत, दो समान तरंग दैर्घ्य के प्रकाश स्रोतों से प्राप्त तरंगों के आयाम a तथा 2a है। कि दो तरंगे हैं जिनके आयाम एक का a है दूसरी का 2a है तथा उनके बीच कलांतर पाई हो तो प्रकाश की न्यूनतम तीव्रता होगी। प्रकाश की न्यूनतम तीव्रता समानुपाती होगी। ऑप्शन फर्स्ट है 0, ऑप्शन सेकंड 5a², ऑप्शन थर्ड a² और ऑप्शन फोर्थ है 9a²। क्वेश्चन को ध्यान से अपन पढ़ेंगे कि दो समान तरंग दैर्घ्य के प्रकाश स्रोतों से प्राप्त तरंगों के आयाम a तथा 2a है तथा उनके बीच कलांतर क्या है, पाई है, तो प्रकाश की न्यूनतम तीव्रता समानुपाती होगी। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो देखिए प्रकाश की न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम को जब भी अपन पढ़ते हैं तो अपन I पढ़ लेते हैं। I इक्वल्स टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 अंडर द रूट, और क्या होता है cos थीटा। ये फॉर्मूला है तीव्रता का। ठीक है ये अपन को याद रखना है। यहां बोल रहा है दो समान तरंग दैर्घ्य के प्रकाश जिनके आयाम कितने हैं, एक का a है दूसरी का क्या है 2a है। अब अपन जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो यहां से I1 इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों k इंटू a², और I2 की बात करें तो I2 यानी 2a का होल स्क्वायर इंप्लाइज I2 इक्वल्स टू क्या हो गया k इंटू 4a²। भाई 2 दूनी 4a² हो गया, ये तीव्रता आ गई। और थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है पाई, और कोस पाई इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों -1 होता है। कोस 180 डिग्री -1 होता है। तो यहां से आई की बात करें अपन तो आई इक्वल्स टू देखो कितना हो गया भाई ka² प्लस k इंटू 4a² प्लस 2 अंडर द रूट क्या हो गया भाई ka² इंटू k 4a² और क्या हो गया -1 इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू ka², ये 4 और ये 1 तो कितना हो गया 5k² प्लस देखो यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होता है -2। ठीक है और दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा k बाहर आ गया, फिर 2 बाहर आ जाएगा और a² बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया I इक्वल्स टू 5k² माइनस 2 दूनी 4 k²। तो कितना बच गया भाई, बच गया ka²। ठीक है तो I समानुपाती किसके हो गई, a² के समानुपाती होगी। I किसके समानुपाती होगी दोस्तों, यहां से बच गया क्या ka² और यहां I समानुपाती क्या हो गई a²। ठीक है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा कि भाई जो तीव्रता है न्यूनतम तीव्रता है वो a² के समानुपाती हो जाएगी। और यदि अधिकतम पूछा है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों +1 हो जाएगा। तो +1 होते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 9a²। यानी ये क्वेश्चन यदि पलट दे तो इसका अधिकतम तो कितना 9a² और न्यूनतम कितनी हो जाएगी दोस्तों a² के समानुपाती होगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है। यदि दो तरंगों में प्रत्येक की तीव्रता, यदि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि दो तरंगों में प्रत्येक
की तीव्रता, यदि दो तरंगों में प्रत्येक की तीव्रता I हो जब वे 120 डिग्री के कलांतर पर अध्यारोपित हो तो परिणामी तीव्रता होगी। अध्यारोपित हो तो परिणामी तीव्रता होगी। ऑप्शन है I, ऑप्शन सेकंड है 2I, ऑप्शन थर्ड है I/2 और ऑप्शन फोर्थ है 4I। यदि दो तरंगों में प्रत्येक की तीव्रता कितनी है दोस्तों? I है, जब वे 120 डिग्री के कलांतर पर अध्यारोपित होती हैं, यानी 120 डिग्री के कलांतर पर अध्यारोपित होती हैं, तो वही पूछा अगले ने परिणामी तीव्रता होगी। तो यहां से परिणामी तीव्रता, ये फॉर्मूला सेम टू सेम, I इक्वल्स टू कितना है भाई? दोनों तीव्रता बराबर है, तो देखो यहाँ I प्लस 2I² अंडर द रूट और कोस 120 डिग्री। बस यहाँ ये ट्विस्ट है कि कोस 120 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं भाई? कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री का मतलब है साइन 30 डिग्री, क्योंकि कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोस 90 प्लस थीटा, यहाँ से फॉर्मूला क्या है कि कोस 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों प्लस कोस थीटा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कोस 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब है माइनस साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या है? कोस थीटा होती है। तो यहां से I इक्वल्स टू क्या हो गया? I प्लस 2I और इंटू क्या हो गया? -1/2 साइन 30 डिग्री यानी -1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया? 2I - I बराबर कितना हो गया? I। यानी इसका आंसर क्या हो गया? पहला इसका आंसर हो गया कि भाई ऐसा है तो परिणामी तीव्रता क्या होगी? परिणामी तीव्रता का मान क्या होगा? I के मान के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 कहता है यदि व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले दो स्रोतों के आयामों का अनुपात, दो स्रोतों के आयामों का अनुपात 3:5 है, 5 हो तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पर तीव्रताओं का अनुपात होगा। हो तो उच्चिष्ट व निम्निष्ठ पर तीव्रताओं का अनुपात होगा। उच्चिष्ट व निम्निष्ठ पर तीव्रताओं का अनुपात होगा। ऑप्शन 1 है 25:16, ऑप्शन सेकंड है 5:3, ऑप्शन थर्ड है 16:1 और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 25:9। ठीक है, A1/A2 आपको दे रखा है, तो अपन जानते हैं क्या? I मैक्सिमम बटे I मिनिमम अनुपात के रूप में A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से अपन ऊपर से A1 कॉमन ले ले, तो A1² कॉमन होगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा A1/A2 + 1 का होल स्क्वायर बटे A1/A2 - 1 का होल स्क्वायर। यही ऊपर से A1 कॉमन लेंगे तो A2 कॉमन लेंगे, सॉरी, तो A2 कॉमन लेंगे तो A1/A2 + 1, नीचे से A2 कॉमन लेंगे, A2 से A2 कट जाएगा। ठीक है, या यहां से देख लो A2² ले लिया और ये A2², ये आपस में कट गया, तो यहां से अब A1/A2 अपन को कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3/5। कितना दे रखा है दोस्तों? 3/5। I मैक्सिमम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पूछा है, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। यदि निम्निष्ठ और उच्चिष्ट पर पूछता
तो आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम, इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। कुछ गलतियां अपन से क्वेश्चन को पढ़ने में ही हो जाती हैं दोस्तों, उसको अपन को ध्यान में रखना है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट पूछा है तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर कितना हो गया भाई, 3/5 + 1 का होल स्क्वायर और बटे 3/5 - 1 का होल स्क्वायर, 5 3 8, तो ये तो क्या हो गया 8/5 का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया -2/5 का होल स्क्वायर। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 और बटे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, भाई 5 से 5 कट जाएगा तो 8 × 64/4 और इसको काटोगे तो 16/1, तो कितना आ गया आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर हो गया 16:1। क्या हो गया 16:1। मान लो 1:16 भी आ सकता था यदि इसको अपन पलटते, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, बस फॉर्मूलों की हकीकत है, यदि फॉर्मूले अपन को अच्छे से याद आते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, आई तथा 4i तीव्रता के दो कला संबद्ध, I तथा 4i तीव्रता के दो कला संबद्ध प्रकाश पुंजों को अध्यारोपित कराया जाता है। प्रकाश पुंजों को अध्यारोपित कराया जाता है। परिणामी पुंज में अधिकतम तथा न्यूनतम संभव तीव्रताएं होंगी। ठीक है, पहला है 5i तथा 3i, सेकंड है 5i तथा i, थर्ड है 9i तथा 3i, फोर्थ है 9i तथा i। ठीक है दोस्तों, इसमें दो बातें हैं, एक तो अधिकतम और एक क्या है न्यूनतम। ठीक है, तो तीव्रता अपन जानते ही हैं, तो तीव्रता तो अपन जानते हैं कि तीव्रता क्या होगी, अभी अपन ने निकालना है। तो देखो आई मैक्सिमम बराबर अपन जानते हैं √I1 + √I2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि थीटा कोस थीटा वहां है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां 0 या 2π या 4π, जहां मैक्सिमम का मतलब है कि क्लांतर या तो 0 हो या वैसा क्लांतर हो तीव्रता अधिकतम हो, और अधिकतम के लिए कोस थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो √I1 + √I2 इसको अपन लिखें तो I1 + I2 + 2ab I1 I2 √, हो गया। तो देख दोस्तों इसमें i और 4i है, तो यहां से देखिए i + 4i + 2 × i × 4i, तो ये भी कितना हो गया 5i और प्लस 2 दूनी 4i, कितना हो गया दोस्तों 9i। आई मिनिमम हम जानते हैं √I1 - √I2, मिनिमम के लिए थीटा की वैल्यू -1, न्यूनतम, तो ये क्या हो गया I1 + I2 और -2I1 I2 √, तो यहाँ से i + 4i - 2 √I × 4i, तो इसको सोल्व करोगे तो 5i - 4i बराबर कितना हो जाएगा i। तो अधिकतम तो कितनी है 9 और न्यूनतम कितनी है i। यदि यही क्वेश्चन न्यूनतम तथा अधिकतम हो, भाई उल्टा पूछ ले तो क्या हो जाएगा i तथा 9i, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है दोस्तों 9i। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको भी अपन ध्यान में रखेंगे, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखें। क्वेश्चन नंबर 28,
क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन क्या है, दो तरंगों के समीकरण y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी तथा y2 इक्वल्स टू a कोस ओमेगा टी हो तो प्रथम तरंग द्वितीय तरंग से कला में है। ऑप्शन ए पाई आगे, ऑप्शन सेकंड पाई पीछे, थर्ड पाई बाई 2 आगे और फोर्थ पाई बाई 2 पीछे। बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। देखो ये y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी है और मैं इसको अपन साइन में बदलें दोस्तों तो इसको अपन लिख सकते हैं y2 इक्वल्स टू a साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, अभी मैंने लिखा था कोस थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह क्या ओमेगा टी, तो ये कोस ओमेगा टी आ जाएगा। अब देखो इसमें दो बातें हैं कि ये पहले चली हुई है, यानी ये पाई बाई 2 आगे है, यानी प्रथम तरंग तो दोस्तों क्या है, पीछे। प्रथम तरंग तो क्या होगी, पीछे। यदि मान लो इस क्वेश्चन को ये पूछा इसने, हो तो प्रथम तरंग द्वितीय तरंग से कला में पाई बाई 2 पीछे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा, कि भाई प्रथम तरंग है वो पीछे है, ये आगे है ऑलरेडी, ये क्या है, ऑलरेडी आगे है। यदि यहां ये क्वेश्चन होता हो तो द्वितीय तरंग प्रथम तरंग से कला में, तो द्वितीय तरंग तो क्या हो जाती, पाई बाई 2 कोण आगे हो जाती। यानी यहां यदि प्रथम की जगह यहां द्वितीय और यहां द्वितीय की जगह प्रथम होती तो आंसर हो जाता दोस्तों थर्ड, लेकिन अब इसका आंसर क्या है, पाई बाई 2 पीछे है, यानी प्रथम तरंग द्वितीय तरंग से पाई बाई 2 कोण पीछे है। थोड़ा सा क्वेश्चन अपन ने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 तथा y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी तरंगों के अध्यारोपित होने से कंपित कण का परिणामी आयाम होगा। पहला ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन क्या है, √2a, थर्ड ऑप्शन है 2a और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों √3 इंटू ए। क्या है, √3 इंटू ए। ठीक है, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि परिणामी जब दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो दोनों तरंगों का पहली का आयाम है ए, दूसरी का आयाम क्या है, ए। तो अपन जानते हैं परिणामी आयाम आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अपन जानते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कोस थीटा या कोस फाई, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यहां से देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस दूसरी का भी आयाम क्या है, इसका आयाम ए, इसका आयाम भी ए। ठीक है, और यहां पर कलांतर कितना, पाई बाई 3। तो दोस्तों 2 इंटू ए और इंटू कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 का मतलब कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, इंटू 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 3a स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो गया, √3 इंटू ए। कितना हो गया आंसर इसका, √3 इंटू ए, यानी चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30।
बहुत आसान क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी ही आसान होती जाएंगी। मैं आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विभिन्न तीव्रताओं वाले विभिन्न तीव्रताओं वाले दो कला संबद्ध स्रोतों से तरंगे प्राप्त होती हैं, जिनमें व्यतिकरण होता है, जिनमें व्यतिकरण होता है। यदि परिणामी व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 25 है, तो स्रोत की तीव्रताओं का अनुपात होगा। ऑप्शन पहला है 25:1, ऑप्शन सेकंड है 5:1, ऑप्शन थर्ड है 9:4, ऑप्शन फोर्थ है 25:16। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। विभिन्न तीव्रताओं वाले दो कला संबद्ध स्रोतों से तरंगे प्राप्त होती जिनमें व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण हो गया, यदि परिणामी व्यतिकरण प्रतिरूप में जब व्यतिकरण हो गया तो अपने पास में जो तीव्रता होंगी उन अधिकतम या न्यूनतम, यानी अपन को क्या दे रखा है, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, कितना 25, तो 25:1 ये अपन को दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब अपन जानते हैं क्या है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, अपन जानते हैं फॉर्मूला आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ठीक है, आप जानते हैं सारे लोग। √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, और ये अपन को दे रखा है 25/1 दे रखा है दोस्तों। अपन दोनों तरफ इसका क्या ले लें, वर्गमूल ले लें। वर्गमूल ले लिया तो √I1 प्लस √I2 बटे √I1 माइनस √I2 बराबर कितना हो गया 5/1। इसको वज्र गुणा कर दें, वज्र गुणा कर देंगे तो देखिए क्या होता है। ये जो तीव्रताओं का अनुपात अपन निकाल रहे हैं, ये व्यतिकरण से जस्ट पहले की तीव्रताओं का अनुपात निकाल रहे हैं दोनों स्रोतों से। वज्र गुणा किया तो √I1 प्लस √I2 बराबर 5 √I1 माइनस 5 √I2। I2 वाले को तो इधर ले आओ और I1 वाले को उधर भेज दो, तो कितना हो गया 6 √I2 बटे 4 √I1, इंप्लाइज दैट 6/4 I1 अपॉन I2 अंडर द रूट। इसको काटेंगे 3 से, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 3/2, इंप्लाइज दैट I1 अपॉन I2 रूट बराबर 3/2, इंप्लाइज दैट दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 9:4। आंसर कितना आ गया 9/4। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूले पे अटैक किया और निकाल लिया। अब मान लो अपनी वज्र गुणा करने में, पक्षानंतन करने में यदि गलती होती है तो ये अपनी एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है। और ये दोस्तों एक्यूरेसी कब सुधरेगी, जब अपन बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं तो आपको ये कहता हूँ कि सेकंड राउंड में तो आपको थ्योरी पढ़नी नहीं है, सेकंड राउंड में तो आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल करने हैं। जिससे क्या होगा, जैसे कोई न्यूमेरिकल में आप अटक गए तो पीछे से थ्योरी आप पढ़िए, बाकी आप न्यूमेरिकल कीजिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे गेट का पेपर ले लीजिए, सोल्व पेपर मंगा लीजिए,
राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्जाम के पेपर हैं उनको भी आपको सोल्व करना है दोस्तों, अच्छे मार्क्स बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक अपने पास में पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 147 है। बढ़ेंगी वो अपनी किस्मत है, लेकिन अपन को 147 पोस्ट मानते हुए ही अपन को क्या करनी है, तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? पानी के ऊपर तेल की पतली परत, पानी के ऊपर तेल की पतली परत, पानी के ऊपर तेल की पतली परत, थिन फिल्म, थिन फिल्म सूर्य का प्रकाश पड़ने पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर अक्सर चमकीले रंग दर्शाती है। यह किस परिघटना के कारण होता है? यह किस परिघटना के कारण होता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन है व्यतिकरण, सेकंड विवर्तन, थर्ड वर्ण विक्षेपण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आधे बच्चे वर्ण विक्षेपण करेंगे, और चौथा है ध्रुवण। ये जो पतली फिल्म में जो रंग दिखाई देते हैं दोस्तों, वो व्यतिकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वर्ण विक्षेपण भी आएगा, तो बच्चे सोचेंगे भाई कलर तो वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देते हैं, तो ये क्वेश्चन अपना पढ़ा हुआ होना चाहिए कि भाई इसका आंसर क्या है दोस्तों, व्यतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन दे रखा अपन को, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन दे रखा है I1/I2, यदि I1/I2 बराबर 9/1, तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, ऐसा क्वेश्चन है। और इसका आंसर है, ऑप्शन है 100:64, सेकंड है 64:100, ऑप्शन थर्ड है 4:1, और ऑप्शन फोर्थ है 1:4। ठीक है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम आपको पूछा है, तो देखिए I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटे √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ऊपर से I2 कॉमन ले लो, तो देखो I1/I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे √I1/√I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। I2 स्क्वायर से I2 स्क्वायर कट गया, यहाँ से इसका रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/1। तो यहाँ से देखो 3/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 3/1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर से क्या हो गया भाई 4, ऊपर से क्या हो गया 4 स्क्वायर है, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर। कितना हो गया 4 × 4 = 16, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 4:1, यानी इसका ऑप्शन क्या होता है 4/1। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया, आयाम का भी कर लिया, तो ऐसा क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण है। ठीक है, ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सेकंड आयाम के विभाजन द्वारा व्यतिकरण, आयाम के
विभाजन द्वारा व्यतिकरण, ठीक है। ऑप्शन थर्ड है तरंगागर के विभाजन द्वारा व्यतिकरण, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है, ये आंसर है कि आयाम के विभाजन द्वारा व्यतिकरण प्रतिरूप के कारण साबुन को बुलबुले अपन को रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है। और रंगीन ये जो आयाम का विभाजन है ये कहाँ होता है, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में, फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट और न्यूटन्स रिंग। मैंने आपको बताया भी था जब अपन ने डिस्कस किया था कि तरंगागर के विभाजन द्वारा तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट और न्यूटन्स रिंग बेस्ड है। तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना आयाम के विभाजन द्वारा। यहाँ भी आप लोग कंफ्यूज हो कि ये करूँ या ये करूँ, तो ये तो 12वीं के सिलेबस में यही है, ये तो है ही नहीं। लेकिन अपनी कॉलेज की जो ऑप्टिक्स है दोस्तों वो भी अपने सिलेबस में है, तो इसका आंसर है आयाम के विभाजन द्वारा व्यतिकरण से साबुन के बुलबुले के रंगीन अपन को दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। इस चैप्टर में अधिकतम क्वेश्चन करवाने का यही राज है कि इसमें जो आपके थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अपन कम से कम करना चाहते हैं, इसलिए इसको मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34, दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से, दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगे, दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगे रखती हैं, उत्पन्न प्रकाश तरंगे रखती हैं। ऑप्शन फर्स्ट समान तीव्रता, ऑप्शन सेकंड है भिन्न आवर्ती, ऑप्शन थर्ड है नियत कलांतर किंतु अलग तरंग दैर्घ्य, नियत कलांतर किंतु अलग तरंग दैर्घ्य, और समान आवर्ती परंतु नियत कलांतर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कला संबंध स्रोतों की परिभाषा है। क्या है कि जो व्यतिकरण प्रतिरूप, क्योंकि कला संबंध स्रोत अपन को केवल एक घटना में काम में आ रहे हैं, व्यतिकरण में, और व्यतिकरण हमेशा कला संबंध स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। और व्यतिकरण के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि उनकी आवर्ती क्या होनी चाहिए, समान आवर्ती होनी चाहिए। आयाम समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवर्ती क्या होनी चाहिए दोस्तों, समान आवर्ती, और कलांतर का मान क्या होना चाहिए, नियत। यानी इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखो नियत कलांतर तो ये भी है, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि भाई नियत कलांतर तो ये भी, ये करूं या ये करूं, लेकिन यहाँ अलग तरंग दैर्घ्य है, इसका मतलब अलग तरंग दैर्घ्य तो हो ही नहीं सकता, एक ही तरंग दैर्घ्य है, क्योंकि एक स्लिट के ही दो स्लिट अपन बना रहे हैं, और यदि अलग अलग स्लिट अपन बना देंगे तो वो कला संबद्ध स्रोत नहीं होंगे। टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट डज नॉट बी कोहेरेंट, कभी भी क्या नहीं हो सकते, कला संबद्ध नहीं हो सकते। अलग अलग यदि प्रकाश स्रोत हैं तो वो कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते, तो उनकी अलग अलग तरंग दैर्घ्य नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब अपन ये लगभग अपने व्यतिकरण के क्वेश्चन है, अब अपन बात करते हैं विवर्तन के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या क्वेश्चन क्या है, यदि यंग के प्रयोग में, यदि यंग के प्रयोग में व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली, प्रयोग में व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली, यंग के प्रयोग में व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के आयाम असमान हो तो, असमान हो तो पहला ऑप्शन है फ्रिंजों में विपर्यास घट जाएगा, फ्रिंजों में
विपर्यास घट जाएगा। ऑप्शन सेकंड, फ्रिंजों में विपर्यास बढ़ जाएगा। फ्रिंजों में विपर्यास बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्रिंजों की संख्या बढ़ जाएगी। फ्रिंजों की संख्या बढ़ जाएगी। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों, फ्रिंजों की संख्या घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखो विपर्यास होता क्या है। विपर्यास का मतलब एक चमकीली, एक काली, एक चमकीली, एक काली। आराम से अपन उनमें डिफरेंस कर सकें कि ये काली होगी, ये चमकीली, ये काली, ये चमकीली। और अपन ने पढ़ा है कि जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो यहाँ व्यतिकरण हो रहा है, यंग का प्रयोग है, और व्यतिकरण हो रहा है। तो व्यतिकरण में जो अपन को काली तथा चमकीली फ्रिंजें मिल रही हैं, उनकी तीव्रताएं क्या हैं, समान होती हैं। चमकीली की चमकीली के बराबर, काली की काली के बराबर, और उनकी विड्थ भी दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। तो कहने का मतलब है उनमें विभेद करना अपन आसानी से, यदि अपन विभेद, जो विभेद हो रहा है उनमें जो अंतर हो रहा है उसको अपन बोलते हैं विपर्यास, यानी अलग अलग देखने की कैपेसिटी, विपर्यास। तो जब आयाम असमान होंगे दोस्तों तो फ्रिंजों में विपर्यास अपन विभेद नहीं कर पाएंगे, यानी तरंगों में जो तरंगों को अलग करने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, अपना घट जाएगा, यानी फ्रिंजों में विपर्यास घट जाएगा। अलग अलग करने में अपन को क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अपन मानते हैं कि भाई फ्रिंजें समान चौड़ाई की हो रही हैं, इसलिए अपन आयाम लगभग समान लेते हैं कि फ्रिंजों की विड्थ एक जैसी आए और उनको अपन अच्छे से अलग अलग कर सकें, यानी उनमें विपर्यास अच्छा हो सके। तो विपर्यास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बढ़ने का मतलब तो अपन को बहुत जोरदार फ्रिंजें दिखाई दें, आराम से अपन कि ये चमकीली है, ये काली है, ये चमकीली है, ये काली, ऐसे कर दें, लेकिन विपर्यास घट जाएगा। इसका मतलब विभेद करने में अपन को क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, कठिनाई का अपन को प्रयोग फील होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, यंग का प्रयोग प्रमाणित करता है कि, यंग का प्रयोग प्रमाणित करता है कि, यंग का प्रयोग क्या प्रमाणित करता है, पहला, प्रकाश कणों से मिलकर बना है। प्रकाश कणों से मिलकर बना है। सेकंड, प्रकाश तरंगों से बना होता है। प्रकाश तरंगों से बना होता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रकाश न तरंगों से और न कणों से बना होता है। प्रकाश न तरंगों से तथा न कणों से बना होता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, फ्रिंज की चौड़ाई दोनों स्लिटों के बीच की दूरी पर, फ्रिंज की चौड़ाई दोनों स्लिटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, क्या प्रमाणित करता है, देखो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल्स टू लेमडा डी अपॉन डी, और ये छोटा डी क्या है, दोनों स्लेटों के बीच की दूरी पर। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। प्रकाश कणों से मिलकर बना है, ये भी सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो क्या है इसका सही आंसर, कि प्रकाश तरंगों से बना होता है। ये इस बात की पुष्टि कर रहा है इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि आपको ध्यान में रखना है कि भाई क्या कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में होता है। ऑप्शन फर्स्ट, सिर्फ व्यतिकरण। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ व्यतिकरण। सेकंड, सिर्फ विवर्तन। थर्ड, व्यतिकरण व विवर्तन दोनों, व्यतिकरण व विवर्तन दोनों। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है
कि व्यतिकरण और विवर्तन दोनों होंगे, क्योंकि वहां स्लिट है, स्लिट से अपने पास में तिरंगा अगर निकलेगा, दो स्लिट है, एक गर्त गर्त, जब सरंग सरंग से मिलेगा, गर्त गर्त से मिलेगा तो क्या होगा, अतिव्यापन, अध्यारोपण से व्यतिकरण होगा। तो वहां स्लिट भी है तो ज्यामितीय छाया में जाएगा, तो वहां व्यतिकरण भी हो रहा है और विवर्तन भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों इफेक्ट होते हैं किसमें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। जबकि बच्चे इसको गलत कर देंगे, क्योंकि बच्चे तो ये सोचेंगे कि भाई व्यतिकरण के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन व्यतिकरण भाई यहां से देखो, ये ऐसा है, एक स्लिट, ये दो स्लिट, ठीक है। फिर पर्दे पर अपन को चमकीली काली फ्रिंज मिलती थी, तो यहां देखो ये अवरोध ही तो है, और यहां से मतलब जैसे इसकी ज्यामितीय छाया, इस ज्यामितीय छाया में, इस ज्यामितीय छाया में, इस ज्यामितीय छाया में क्या हो रहा है, प्रकाश इंटर कर रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, विवर्तन भी है। और व्यतिकरण में अपन को चमकीली काली फ्रिंज अपन को प्राप्त हो ही रही है, तो व्यतिकरण भी है और दोस्तों क्या है, ये विवर्तन भी है, अपन को दोनों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत जोरदार हैं, आप लोगों को केवल वीडियो को देखना है, बाकी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है दोस्तों, क्या है, यंग के प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच, यंग के प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच, यंग के प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच अंतराल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन पहला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती है और फ्रिंजें लुप्त हो जाती हैं, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती है और फ्रिंजें लुप्त हो जाती हैं, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती है और फ्रिंजें लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई घटती है, फ्रिंज चौड़ाई घटती है और फ्रिंजें लुप्त हो जाती हैं, और फ्रिंजें लुप्त हो जाती हैं। ऑप्शन थर्ड, फ्रिंजें धुंधली हो जाती हैं, फ्रिंजें धुंधली हो जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, फ्रिंजों की चौड़ाई नियत रहती है, फ्रिंजों की चौड़ाई नियत रहती है और ज्यादा चमकती है, ठीक है दोस्तों। फ्रिंज चौड़ाई की अपन बात करें तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन डी, ठीक है। क्या बोल रहा है, यंग के प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच की दूरी यानी डी को बढ़ा रहा है, यहां से देखो डी बढ़ेगी तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी फ्रिंज चौड़ाई घटती है और फ्रिंजें लुप्त हो जाती हैं। ये वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया, क्योंकि सीधा सीधा है। अब अपन को फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला तो आपको पता है, बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन डी, बड़े वाला डी, बड़ा आदमी हमेशा ऊपर, तो बड़ा डी ऊपर, छोटा डी नीचे, छोटा आदमी हमेशा नीचे होता है, इसलिए इसको लेमडा डी अपॉन डी, डी कैपिटल बड़ा ऊपर आएगा और छोटे वाला डी, डी को यदि बढ़ा रहोगे तो बीटा की वैल्यू कम होगी, फ्रिंज चौड़ाई घटती है और फ्रिंजें क्या हो जाएंगी दोस्तों, लुप्त होने के कगार पे चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 क्या है, श्वेत प्रकाश व्यतिकरण प्रतिरूप में, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, श्वेत प्रकाश व्यतिकरण प्रतिरूप में, श्वेत प्रकाश व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, प्राप्त केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के समीपतम फ्रिंज
का रंग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों बैंगनी, ऑप्शन सेकंड है पीला, ऑप्शन थर्ड है लाल और ऑप्शन फोर्थ है हरा। ठीक है, ध्यान से अपन देखेंगे, मैं बना रहा हूं डायग्राम। ये एस था और यहाँ पर्दे पर यहाँ जो केंद्रीय फ्रिंज है वो दोस्तों चमकीली प्राप्त हो रही है। अब जैसे ही इसके जस्ट पास में, ये तो चमकीली होगी, दीप्त होगी, इसके जस्ट पास में ये श्वेत व्हाइट लाइट है। कैसी लाइट है? व्हाइट लाइट है। तो इसके बिल्कुल यदि अपन देखें तो ये थोड़ा सा डेविएशन, यानी थोड़ा सा क्या होगा, विचलन थोड़ा होगा। और अपन विचलन पढ़ते आए विबग्योर में, जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर में, कि सबसे कम डेविएशन, सबसे कम विचलन कौन से कलर का है? लाल का है। और सबसे ज्यादा विचलन कौन से का है? विबग्योर अपन ने पढ़ा है दोस्तों, प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका? वॉयलेट कलर का है। तो ये श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश तो तब चमकीली फ्रिंज तब बनती है जब पथांतर क्या हो? शून्य हो। और जस्ट इसके पास में यानी कम डेविएशन कौन सी का होगा? कम डेविएशन रेड कलर का होगा। तो अपन को कैसी तरंगें बनेंगी? लाल कलर दिखाई देंगी। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या मानेंगे? इसमें ऐसे तुक्का मारेंगे कि लाल कलर। लेकिन अपन को कंसेप्ट पता क्या है? वे श्वेत प्रकाश बीच में है, बीच का मतलब पथांतर है ही नहीं। और जैसे ही थोड़ा सा बहुत ज्यादा डेविएशन होगा तो वॉयलेट कलर आ जाएगा। लेकिन इसमें तो बोल रहा है जस्ट इसके समीप, तो जस्ट इसके समीप कौन सा कलर है? रेड कलर है। उसके बाद में ऑरेंज। मान लो लाल नहीं होता, कोई दूसरा कलर होता तो दोस्तों आंसर क्या हो जाता? पीला। ठीक है, क्योंकि जितना कम डेविएशन होगा उसी हिसाब से कलर को अपन को करना है। तो ये रे ऑप्टिक्स की कंसेप्ट आ गई, देखो विबग्योर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 है, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, वेरी इंपॉर्टेंट, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में लैम्बडा बराबर 6000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम के लिए केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज तक पहुंचने वाले प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर होगा। ऑप्शन दे रखा है 0, ऑप्शन सेकंड 2 पाई, ऑप्शन थर्ड 4 पाई और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 6 पाई। बहुत अच्छा है। यदि इसको ध्यान से नहीं करोगे तो इसका आंसर आप 4 पाई करोगे, और 4 पाई करते हैं गलत। क्यों? देखो कैसे। अपन ने पढ़ा है कि भाई दीप्त फ्रिंज की बात कर रहा है, तो दीप्त फ्रिंज के लिए अपन को पता है 2n पाई, पथांतर संपोषी व्यतिकरण होगा 2n पाई है। n की वैल्यू अपन क्या लिखें? 0 1 2 3। तो देखो 5 बराबर क्या है? 0। फिर कितना है भाई? 2 पाई। फिर 2 रखोगे तो 4 पाई और 3 रखोगे तो 6 पाई। अब इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। केंद्रीय फ्रिंज से, तो दोस्तों 0 पाई ये तो होगी केंद्रीय फ्रिंज, इससे केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज, तो 1 2 3 कितना हो गया? 6 पाई। यदि बच्चे इसको केंद्रीय फ्रिंज से जैसे इसको काउंट करेंगे कि 1, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो दोस्तों कितना करके आओगे? 4 पाई। 4 पाई करते ही क्वेश्चन गलत। तो केंद्रीय फ्रिंज को छोड़ते हुए अपन को काउंट करना है कि भाई केंद्रीय फ्रिंज से, तो ये तो केंद्रीय फ्रिंज होगी, से का मतलब है 1 2 3, तो इसका आंसर कितना होगा? 6 पाई इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 6 पाई। और इसी के कारण ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें 4 पाई आंसर करके आएंगे। देखो क्वेश्चन को सिल्ली मिस्टेक होती है और उस सिल्ली मिस्टेक्स के कारण अपन कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं,
मेरे साथ में भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि बाहर एग्जाम हॉल से बाहर आते ही अपन को ये लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं और गलत हो गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से, बहुत पेशेंस से क्वेश्चन को अपन को करना है। दोस्तों देखिए 41वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन क्या है, यदि यंग द्विप्रिज्म प्रयोग में, यदि यंग द्विप्रिज्म प्रयोग में, यंग द्विप्रिज्म प्रयोग में व्यतिकरण करने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलत करेंगे, व्यतिकरण करने वाले प्रत्येक तरंग की तीव्रता, प्रत्येक तरंग की तीव्रता, प्रत्येक तरंग की तीव्रता I0 है, तो P बिंदु, तो P बिंदु जहां कलांतर फाई है, P बिंदु जहां कलांतर फाई होता है तीव्रता होगी I होगी। देखो इसके बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे, I इक्वल्स टू I0 cos फाई, सेकेंड I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर फाई, ऑप्शन थर्ड I इक्वल्स टू I0 1 प्लस cos फाई, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों I इक्वल्स टू 2I0 1 प्लस cos फाई। ठीक है, बच्चे इसको पढ़ेंगे नहीं और बच्चे डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे कि भाई ये तो मेलस का नियम है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मेलस का नियम ध्रुवण के लिए है, व्यतिकरण के लिए नहीं है। बस इसमें यही कंसेप्ट है, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर अपन ने पढ़ा है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, फोर्थ आंसर है इसका, ये अपन ने कैलकुलेट किया है। यंग के द्विप्रयोग में व्यतिकरण करने वाले प्रत्येक तरंग की तीव्रता I0 है, P बिंदु पर कलांतर फाई है, तो अपन ने इसको कैलकुलेट किया I इक्वल्स टू 2I0 1 प्लस cos फाई। ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। और मेलस का नियम अपन को ध्यान में रखना है कि विश्लेषक से पारगमित प्रकाश की तीव्रता I होती है, I0 cos स्क्वायर फाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है यंग द्विस्लिट प्रयोग में, यंग द्विस्लिट प्रयोग में चमकीली व्यतिकरण फ्रिंजें हैं, चमकीली व्यतिकरण फ्रिंजें हैं, इसमें है समान चौड़ाई तथा असमान तीव्रता। ऑप्शन सेकंड है असमान चौड़ाई तथा समान तीव्रता। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों समान चौड़ाई तथा समान तीव्रता, और ऑप्शन फोर्थ है असमान चौड़ाई तथा असमान तीव्रता, असमान चौड़ाई तथा असमान तीव्रता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा, समान चौड़ाई की और तीव्रता क्या होगी, समान होगी। काली की काली और चमकीली की तीव्रता क्या होगी, एकदम समान होती। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको ये डिटेल से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, यदि यंग द्विस्लिट प्रयोग में, यदि यंग द्विस्लिट प्रयोग में एक स्लिट को इस प्रकार से पेंट किया जाता है। अब पेंट कैसा भी कर दे, अगला काला भी कर दे, कुछ भी कर दे, अपन को पेंट किया जाता है कि
उससे उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता, उससे उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता दूसरी स्लिट की प्रकाश की तीव्रता, दूसरी स्लिट की प्रकाश की तीव्रता, दूसरी स्लिट की प्रकाश की तीव्रता की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, तब ऑप्शन फर्स्ट है फ्रिंज निकाय गायब हो जाएगा। फ्रिंज निकाय, निकाय का मतलब वो पैटर्न, गायब हो जाएगा। सेकंड है दोस्तों चमकीली फ्रिंजें अधिक चमकीली, चमकीली फ्रिंजें अधिक चमकीली एवं काली फ्रिंजें अधिक काली हो जाएंगी, एवं काली अधिक काली हो जाएंगी। ऑप्शन थर्ड है चमकीली व काली फ्रिंजें दोनों ही ज़्यादा काली हो जाएंगी, चमकीली तथा काली दोनों ही ज़्यादा काली हो जाएंगी। और फोर्थ ऑप्शन है काली फ्रिंजें अपेक्षाकृत कम काली व चमकीली फ्रिंजें अपेक्षाकृत कम चमकीली हो जाएंगी। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने 12वीं क्लास में भी आता है, बोर्ड की क्लास में भी, कि एक को अपन ने पेंट कर दिया, तो पेंट करने से क्या हुआ, भाई तीव्रता आधी रहेगी, तो एक की तीव्रता तो आ रही है आई, दूसरे की आ रही है I0/2, तो दोनों से व्यतिकरण तो होगा, व्यतिकरण से होगा, लेकिन इसकी तीव्रता आधी रहेगी, तो जो चमकीली फ्रिंजें हैं वो कम चमकीली होंगी और काली है वो अपेक्षाकृत कम काली हो जाएंगी, यानी तीव्रता पे प्रभाव पड़ेगा। बाकी व्यतिकरण तो होगा, चमकीली अधिक चमकीली कैसे होंगी, भाई तीव्रता कम हो रहा है, दोनों काली कैसे होंगी, भाई तीव्रता तो आ ही रही है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया। ये देखिए दोस्तों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ये कुछ क्वेश्चन है। अब अपन बात करते हैं ध्रुवण के क्वेश्चनों की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्रुवण की अपन बात करते हैं, ये 43 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अब अपन बात करते हैं ध्रुवण के क्वेश्चनों की। 44वां क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 ध्रुवण। पहला क्वेश्चन है जब I0 तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक शीट पर आपतित होता है, तो प्रकाश की तीव्रता का कौन सा भाग पारगमित होगा। ठीक है, ऑप्शन है 0, ऑप्शन सेकंड है I0, ऑप्शन थर्ड है I0.2 और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों I0.4। ठीक है भाई, अध्रुवित प्रकाश हो रहा है तो अपन जानते हैं कि भाई ये पोलराइड है, ये पास एक्सिस है और यहाँ से अध्रुवित प्रकाश इस पे आपतित हो रहा है। तो ये एक वाइब्रेशन यदि इसकी तीव्रता I0 है तो इसमें से I0.2 चली जाएगी, I0.2 यानी ये कंपन तो रोक लेगा ये। ठीक है, या अपन ये कह सकते हैं कि औसत चली जाएगी, तो I0 यहाँ से IT इक्वल्स टू क्या है दोस्तों I0 cos² थीटा, और इसका औसत वैल्यू कितना होता है 1/2, तो
तो यहाँ से भी क्या है कि भाई आधी तीव्रता पारगमित हो जाएगी। मान लो क्वेश्चन ऐसे है कि कौन सा भाग नहीं पारगमित होगा, तो I0.2 नहीं होगा और I0.2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, I0.2। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को विश्लेषक में से गुजारा जाता है तथा विश्लेषक को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाया जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन फर्स्ट, अधिकतम तथा न्यूनतम के मध्य परिवर्तित होगी। ठीक है, अधिकतम तथा न्यूनतम के मध्य परिवर्तित होगी। ऑप्शन सेकंड है शून्य हो जाती है। ऑप्शन थर्ड है परिवर्तित नहीं होती। और ऑप्शन फोर्थ है अधिकतम तथा शून्य के मध्य परिवर्तित होती। ठीक है दोस्तों, देखिए इससे निकलने वाली पारगमित IT इक्वल्स टू क्या है, I0 cos स्क्वायर थीटा। मेलिस का नियम है, थीटा इक्वल्स टू अगले ने 0 का है तो cos 0 इक्वल्स टू 1 यानी I0 यानी मैक्सिमम, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री यानी cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 यानी 0। तो अधिकतम से शून्य परिवर्तित होती है। जब अपन किस 0 से 90 डिग्री तक घुमा रहे हैं तो अपन बात करें कि पूरे एक रोटेशन जैसे अपन इसको घुमा के लाएं 0 डिग्री से वापस घुमा के कितना 360 डिग्री करें, तो देखो 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा शून्य, वापस अपन कितना इसमें 90 और घुमा दें 180 पे लाएं तो मैक्सिमम, और वापस 270 पे लाएं तो क्या हो जाएगा भाई शून्य, और 360 डिग्री पे वापस अपन घुमाएं यानी वैसी स्थिति तो मैक्सिमम। तो एक पूरे चक्कर में तीव्रता 2 बार शून्य और 2 बार क्या होती है दोस्तों, अधिकतम होती है। विश्लेषक का जब अपन एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो 2 बार तीव्रता अधिकतम और 2 बार तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिकतम तथा शून्य के मध्य परिवर्तित होती है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 46। क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा क्वेश्चन है, पोलेराइड कांच का उपयोग धूप के चश्मों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आया हुआ है, धूप के चश्मों में किया जाता है, धूप के चश्मों में किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है यह ध्रुवण के कारण तीव्रता को आधा कर देते हैं, यह है ध्रुवण के कारण तीव्रता को आधा कर देते हैं। सेकंड, फैशन के कारण। ऑप्शन थर्ड, यह रंगीन है। और फोर्थ ऑप्शन है यह सस्ता है। इसमें तो आपको पहले से ही ऐसा लग रहा है कि भाई ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए दोस्तों, पहला, कि भाई ये ध्रुवण होगा
तो तीव्रता आधी हो जाएगी, तीव्रता आधी हो जाएगी। तो रात के समय में जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो लाइटों में गाड़ी चलाना बहुत दुखदायी हो जाता है, क्योंकि लाइट का फोकस अपनी आंखों पे गिरता है और सामने अपन को कुछ दिखाई नहीं देता। तो आजकल ऐसे ग्लास आते हैं, ये तो धूप की बात कर रहे हैं, लेकिन रात को भी अपन पोलराइड ग्लास लगा के गाड़ियों को चलाते हैं तो सेफ रहते हैं, क्योंकि उनकी तीव्रता आधी हो जाती है तो अपन को सामने का अच्छे से दिखाई दे जाता है। तो ये क्वेश्चन धूप के चश्मों के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और रात के समय गाड़ी, तो ये ध्रुवण के कारण तीव्रता को क्या कर देते हैं दोस्तों, आधा कर देते हैं, और ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था आपको कि एक ध्रुवक से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा जाता है। एक ध्रुवक से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा जाता है। एक ध्रुवक से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा जाता है। ध्रुवक को आपतित प्रकाश की दिशा के, ध्रुवक को आपतित प्रकाश की दिशा के परितः एक पूर्ण चक्कर, परितः एक पूर्ण चक्कर, परितः एक पूर्ण चक्कर करने पर निम्न में से क्या प्रेक्षित होगा। दोस्तों इसमें मैंने अभी बताया है 2 बार तीव्रता अधिकतम एवं 2 बार शून्य होती है, ये ऑप्शन है। 2 बार तीव्रता अधिकतम तथा 2 बार शून्य प्राप्त होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है। पहला क्या है, प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे घटकर शून्य होती है एवं शून्य ही रहती है। दूसरा क्या कहता है, प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे बढ़कर अधिकतम है और अधिकतम ही रहती है। प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे बढ़कर अधिकतम हो जाती है और फिर अधिकतम ही बनी रहती है। प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तीसरा ऑप्शन यह है। और चौथा है कि 2 बार तीव्रता अधिकतम, मैंने अभी डिस्कस किया है कि भाई 0 पर अधिकतम, 90 डिग्री पर शून्य, फिर 180 डिग्री पर 0 और फिर वापस घूम के आएगा 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर क्या हो जाएगी अधिक, भाई 0 पे अधिकतम, 180 पे एकदम पलटी खा जाएगा तो अधिकतम हो जाएगी, और वापस क्या हो जाएगी 270 पे शून्य हो जाएगी, 360 डिग्री पे वापस वही आ जाएगा। तो एक पूरे चक्कर में 2 बार तीव्रता अधिकतम और 2 बार तीव्रता क्या होती है, शून्य प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है और इसी पे मतलब पूरा पोलराइड अपना काम करता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, I0 तीव्रता के प्रकाश की दिशा से, I0 तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर एक ध्रुवक स्थित है। एक ध्रुवक स्थित है। ध्रुवक से गुजरने के पश्चात, ध्रुवक से गुजरने के पश्चात, ध्रुवक से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता, ध्रुवक से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता होगी। ऑप्शन पहला है I0, ऑप्शन सेकंड है I0/2, ऑप्शन थर्ड है I0/4 और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 0। ठीक है, तो इसमें मेलस का नियम क्या है भाई, IT = I0 cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू I0 गुणा 1/√2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा I0/2। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड I0/2। ऐसे क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश का आपतन कोण
प्रकाश का आपतन कोण, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश का आपतन कोण 60 डिग्री हो तो 60 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। पदार्थ में अपवर्तित प्रकाश का वेग, पदार्थ में अपवर्तित प्रकाश का वेग मीटर सेकंड इनवर्स में होगा। ऑप्शन फर्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आने लायक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सेकंड है 3/√2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। ऑप्शन थर्ड है √3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 0.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश का आपतन कोण 60 डिग्री होता है, ये ध्रुवण कोण है या बूस्टर कोण बोल सकते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि ये परावर्तन है और परावर्तन है तो भाई ये बूस्टर है। तो बूस्टर के नियम से अपन जानते हैं μ = 10 IP या 10 IB, यानी 10 60 डिग्री यानी √3, यानी अपने पास में अपवर्तनांक क्या आ गया, √3 आ गया। अब अपन जानते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा μ = क्या होता है C/V। तो यहाँ से V = दोस्तों क्या होगा C/μ, यानी 3 × 10⁸/√3, यानी इसका आंसर ये √3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत सिंपल है भाई। यहाँ से अपन ने म्यू निकाल लिया, पदार्थ का अपवर्तनांक आ गया कि जिस माध्यम में जा रही है, और म्यू अपवर्तनांक, और आपको पता ही है वेगों में अनुपात म्यू = C/V। अपवर्तनांक दो अलग अलग माध्यमों में वेगों का अनुपात होता है, तो C/V, तो V बराबर क्या हो गया C/μ, भाग दे दिया, और जो चीज़ें कट गई वो कट गई और वो आ गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, जब अध्रुवित प्रकाश पुंज, जब अध्रुवित प्रकाश पुंज वायु से कांच n = 1.5, वायु से कांच की सतह पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो ऑप्शन फर्स्ट है भाई, ध्रुवण कोण पर आपतित हो रहा है दोस्तों, तो ध्रुवण कोण, ये ध्रुवण हो गया। परावर्तित पुंज 100%, ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, 100% ध्रुवित होता है, ये ही इसका ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन मैं बोल देता हूं, जब अध्रुवित प्रकाश पुंज वायु से कांच की सतह पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो दोस्तों वहां पर बूस्टर कोण वाली कंसेप्ट लागू होगी, तो परावर्तित प्रकाश 100% क्या होगा, ध्रुवित होगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है परावर्तित एवं अपवर्तित पुंज आंशिक ध्रुवित होते हैं, ऑप्शन सेकंड ये है। दूसरा है फर्स्ट के लिए कारण यह है कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होता है, कि ये जो लिखा है तीसरे में लिखा है कि इसके लिए ये कारण है कि 100% ये परावर्तित होता है, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये बात सही है कि जब ध्रुवण कोण पर आपतित होगा, ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण पर आपतित होगा, तो परावर्तित पुंज 100% क्या होगा, ध्रुवित होगा। ये बात अपन को याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन बहुत आसान है। पदार्थ का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के तुल्य होता है। पदार्थ का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के तुल्य होता है। यह नियम है। सबसे पहला बात है बूस्टर का नियम, सेकंड है ऑप्शन है लैम्बर्ट का नियम,
ऑप्शन थर्ड है मेलस का नियम, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों ब्रेग का नियम। ठीक है, तो देखो बूस्टर का नियम क्या है, म्यू इक्वल्स टू 10 IP। 10 को क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या। 10 को क्या बोला जाता है हिंदी में, स्पर्शज्या। साइन को क्या बोला जाता है, ज्या। कोस को क्या बोला जाता है, कोस थीटा को कोज्या। अपन को ये ध्यान रखना है। तो स्पर्शज्या का मतलब बूस्टर का नियम। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन अपन ने बता दिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की एक प्लेट पर, क्वेश्चन नंबर 52, कांच की एक प्लेट पर, कांच की एक प्लेट पर प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण बूस्टर, प्रकाश की एक किरण बूस्टर कोण फाई पर, बूस्टर कोण फाई पर आपतित होती है, बूस्टर कोण फाई पर आपतित होती है यदि कांच का हवा के सापेक्ष, यदि कांच का हवा के सापेक्ष, कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू हो तो, यदि कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू हो तो परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों के बीच हो तो, परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों के बीच, किरणों के बीच कौन होगा। ये ध्रुवण, परावर्तन के द्वारा ध्रुवण की पूरी डेफिनेशन लिखिए। और अपन को पता है पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, ऑप्शन सेकंड है 90 डिग्री प्लस फाई, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों इसका, ऑप्शन थर्ड है साइन इनवर्स म्यू कोस फाई, साइन इनवर्स म्यू कोस फाई, और ऑप्शन फोर्थ है 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स म्यू कोस फाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि 90 डिग्री होगा, तभी ये प्रकाश है बूस्टर कोण पर आपतित होगी। इसका मतलब 100% परावर्तित किरण है वो 100% समतल ध्रुवित होगी, और उन दोनों परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा होगा, और जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतना ही अपना पर्चा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, वायु से कांच में जाते हुए, वायु से कांच में, वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के, प्रकाश के परावर्तन में यदि, प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है तो आपतन, तो आपतन कोण का मान होगा, तो आपतन कोण का मान होगा, पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स एन, ऑप्शन सेकंड है साइन इनवर्स 1/n, ऑप्शन थर्ड है टेन इनवर्स 1/n, और ऑप्शन फोर्थ है टेन इनवर्स n। तो अपन जानते हैं म्यू इक्वल्स टू 10 IP, ये बूस्टर कोण वाली कंसेप्ट है, तो IP इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों 10 इनवर्स म्यू, या म्यू का मतलब n ही है, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करो चाहे n से डिनोट कर दो, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ करेक्ट हो गया। बूस्टर कोण पूछ लिया अगले ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, 54वां क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, किसी
माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, इसके लिए क्रांति कोण होगा, इसके लिए क्रांति कोण, ठीक है दोस्तों। इसका मैं आंसर ही बता देता हूं आपको, म्यू बराबर क्या है, टेन इनवर्स IP, यानी टेन इनवर्स 60 डिग्री, यानी 1√3, और पूर्णांक कितना आ गया, √3। अब अपन क्रांति कोण की कंसेप्ट से जानते हैं क्या, कि म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin IC, तो sin IC, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/म्यू, तो IC इक्वल्स टू क्रांति कोण साइन इनवर्स 1/म्यू, यानी साइन इनवर्स 1/√3, क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/√3, ये इसका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स √3, ऑप्शन सेकंड है टेन इनवर्स √3, ठीक है, और ऑप्शन थर्ड है कोस इनवर्स √3, और ऑप्शन फोर्थ है साइन इनवर्स 1/√3। यानी बूस्टर कोण की कंसेप्ट को क्रांति कोण जो कोण है रे ऑप्टिक्स वाला, वहां से इसको रिलेट कर दिया, तो अपन को दोनों कंसेप्ट अच्छे से याद होनी चाहिए, यहां से अपन इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया, अपन ने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति व्यक्त होती है, ये तो बहुत सिंपल है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति व्यक्त होती है, इसका आंसर है ध्रुवण से व्यक्त होती है, और कोई भी फिनोमेना नहीं है जहां से प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है वो इसको एक्सप्लेन कर सके। इसका प्रकाश की किस से व्यक्त होती है, वही प्रकाश के ध्रुवण से। इसमें ऑप्शन है व्यतिकरण से, अपवर्तन से, ध्रुवण से और वर्ण विक्षेपण से, तो इसका आंसर क्या है, ध्रुवण है, इसका आंसर क्या है, ध्रुवण है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता, निम्न में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। किसका ध्रुवण नहीं हो सकता, पहला है रेडियो तरंगे, ऑप्शन सेकंड है पैरावैंगनी किरणें, ऑप्शन थर्ड है किरणें, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों अवरक्त किरणें, और ऑप्शन फोर्थ है प्रासर्वे तरंगे। तो दोस्तों देखो, ये रेडियो तरंगे हैं विपग्योर वाली, ये तीनों एक ही इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम की बात है भाई, कौन सा है, GXU VIMR, ये तो इसी की है। तो इसमें से यदि इसका तीनों का ही होगा या तीनों का ही नहीं होगा, तो इन तीनों का तो होगा, तो कौन सी बच गई, प्रासर्वे तरंग बच गई। और प्रासर्वे तरंग वो तरंग है जिसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज, अपनी जो मैक्सिमम सुनने की आवृत्ति है वो कितनी है भाई, आदमी की 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है उसको अपन कहेंगे प्रासर्वे, ठीक है, और 20 से कम है उसको अपन कहेंगे अवसर्वे। और दोनों का ही क्या नहीं हो सकता, ध्रुवण नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी सब में ध्रुवण है, लेकिन किसका नहीं हो सकता, प्रासर्वे का नहीं हो सकता और अवसर्वे का नहीं हो सकता, अनुप्रस्थ तरंगों का होगा। और ये सारी तीनों हैं वो प्रकाश तरंगों के क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय किरण तरंग है, और ये तीनों क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का पार्ट है, तो इनका तो होगा ध्रुवण, प्रासर्वे तरंग का ध्रुवण नहीं होगा, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अब मैं ऑप्शन थोड़ा सा कम करूंगा वरना तो क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस गुण के आधार पर प्रकाश तरंगों को, क्वेश्चन नंबर 57, ये भी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, किस गुण के आधार पर प्रकाश तरंगों को ध्वनि तरंगों से, किस गुण के आधार पर प्रकाश तरंगों को ध्वनि तरंग से अलग किया जा सकता है, ध्वनि तरंगों से अलग किया जा सकता है, और वो इसका आंसर है ध्रुवण। क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, जबकि ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में ही हो सकता है,
ध्रुवण किसका हो सकता है? केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही हो सकता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का नहीं होगा। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, ध्वनि तरंग को प्रकाश तरंगों से अलग करने के एक ही प्रकाशिक फिनोमिना है जिसको अपन क्या कहते हैं, ध्रुवण। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 58 है, प्रकाश तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं क्योंकि प्रकाश तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं। प्रकाश तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं क्योंकि ये होती हैं, नंबर 1 है अनुप्रस्थ, ऑप्शन सेकंड है उच्च आवृत्ति वाली, ऑप्शन थर्ड है अनुदैर्घ्य, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों परावर्तित। तो इसलिए की जा सकती है क्योंकि प्रकाश की प्रकृति क्या है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब है कि भाई वेव प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर ये मोशन करती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। बस 5 या 6 क्वेश्चन और दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 का क्वेश्चन है, एक ध्रुवक का उपयोग होता है, एक ध्रुवक का उपयोग होता है। इसका आंसर लिख देता हूं मैं सीधा ही, प्रकाश की तीव्रता घटाने में, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में। इसका आंसर है ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। अब विवर्तन के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। देखिए क्या है, रेखा छिद्र के द्वारा, रेखा छिद्र के द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई बढ़ाई जाए तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ऑप्शन फर्स्ट है बढ़ेगी, ऑप्शन सेकंड है घटेगी, ऑप्शन थर्ड है नहीं बदलेगी, और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों केंद्रीय की चौड़ाई 2 लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है दोस्तों, क्या बढ़ा रहे हैं, रेखा छिद्र के द्वारा यदि छिद्र की चौड़ाई, यानी क्या बढ़ा रहे हैं अपन, डी बढ़ा रहे हैं, तो सीधी सी बात है क्या होगी, घटेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, घटेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घटेगी। क्वेश्चन नंबर 61वां क्वेश्चन क्या है, एक स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन में किस प्रकार के तरंगागर की आवश्यकता होती है। जब अपन ने ये पढ़ा था तब अपन ने बताया कि फ्रॉनहोफर विवर्तन की एक कंडीशन है कि स्रोत और पर्दा दोनों स्लिट से क्या होने चाहिए, अनंत दूरी पर होने चाहिए। और अनंत दूरी पर जब ये होते हैं दोस्तों, तो यहाँ कौन से तरंगागर की, समतल तरंगागर की। तो इसमें पहला है ऑप्शन है समतल तरंगागर, ऑप्शन सेकंड है बेलनाकार, ऑप्शन थर्ड है गोलाकार, और ऑप्शन चौथा है दीर्घवृत्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल तरंगागर की आवश्यकता होगी। कौन से की होगी दोस्तों, समतल तरंगागर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, व्यवहारिक जीवन में, अच्छा क्वेश्चन है, व्यवहारिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन
ध्वनि तरंगों का, व्यवहारिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रकाश तरंगों की अपेक्षा, प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक प्रत्याशित है, क्योंकि पहला ऑप्शन है लैम्ब्डा ध्वनि ग्रेटर देन लैम्ब्डा प्रकाश, ऑप्शन सेकंड लैम्ब्डा ध्वनि बराबर लैम्ब्डा प्रकाश, ऑप्शन थर्ड लैम्ब्डा ध्वनि लेस देन लैम्ब्डा प्रकाश, और ऑप्शन फोर्थ है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य हैं जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। यदि अपन ने दिमाग नहीं लगाया तो अपन ये ऑप्शन करेंगे, लेकिन विवर्तन की बात है और विवर्तन के लिए कंडीशन है दोस्तों कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो अवरोध है उसके आकार का होना चाहिए, तभी विवर्तन अच्छे से प्रक्षित होगा। लेकिन प्रकाश के लिए अवरोध, इतने कम आकार के अवरोध मिलना संभव नहीं है, जबकि ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है लैम्ब्डा वह 5 मीटर से लेकर 50 मीटर तक होती है, और इतनी आकार का अपने पास में अवरोध इजीली से मिल जाता है, इसलिए ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो अपन को अच्छे से दिखाई देता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि एक कमरे में कोई आदमी बोल रहा है और उसकी आवाज़ है वो चारों डायरेक्शन में बाहर भी सुनाई दे रही है, तो वो प्रकाश की किस घटना के कारण, ध्वनि की किस घटना के कारण सुनाई दे रही है भाई? तो विवर्तन की घटना के कारण अपनी आवाज़ है वो आसपास में रखे कमरे, खिड़की, उनके अवरोध के किनारों से टकराकर बाहर जा रही है, तो वो विवर्तन की घटना है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा कि लैम्ब्डा ध्वनि का मान लैम्ब्डा प्रकाश से ज़्यादा होता है, इसी कारण मतलब ये इसमें प्रेक्षित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। मैं 5-7 क्वेश्चन आप लोगों को और करवा देता हूं जिससे ये यूनिट अच्छे से अपन को एक्सप्लेन हो जाए। एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में क्वेश्चन नंबर 63, एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में, एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई थीटा निर्भर नहीं, देखो नहीं आया है, निर्भर नहीं करती है। यदि इसको नहीं को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आंसर गलत होगा। निर्भर करती है इतने में आपने ऑप्शन लगा दिया। कई बच्चे होते हैं एग्रेसिव, नहीं करती है। पहला ऑप्शन है स्लिट तथा स्रोत के मध्य दूरी पर, स्लिट तथा स्रोत के मध्य दूरी पर। ऑप्शन सेकंड है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर। ऑप्शन थर्ड है स्लिट की चौड़ाई पर, स्लिट की चौड़ाई पर। और ऑप्शन फोर्थ है प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति पर। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ये। कैसे? क्योंकि कोणीय चौड़ाई क्या होती है 2 λ/a। ठीक है, तो लैम्ब्डा पर निर्भर करती है, ये बात एकदम सही है। स्लिट की चौड़ाई पर यानी ए पर भी निर्भर करती है, ये बात भी सही है। प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति पर यदि लैम्ब्डा पर निर्भर कर गई तो आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती? स्लिट तथा स्रोत के मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। और यदि इसको अपन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, नहीं करती, यदि करती है तो इन सब पे करती है, तीनों पे करती है, और नहीं करते तो इसका कोई भी आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 तो यहीं आ जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है।
प्रकाश की विवर्तन की घटना के खोजकर्ता, विवर्तन की घटना कौन से? प्रकाश की विवर्तन की घटना के खोजकर्ता, खोजकर्ता, ठीक है, कौन है भाई? ग्रेमाल्डी, याद नाम रखना, ग्रीमाल्डी, याद रखना है नाम। प्रकाश की विवर्तन की घटना की खोज है ये, प्रकाश की विवर्तन की, ये यहां मैं लिख देता हूं, प्रकाश की विवर्तन की घटना के खोजकर्ता कौन है? ग्रीमाल्डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, ये भी यही आ जाएगा कि प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के विवर्तन तथा व्यतिकरण, प्रकाश के विवर्तन व व्यतिकरण प्रकाश की किस प्रकृति, प्रकाश की किस प्रकृति की व्याख्या करता है, ठीक है। नंबर 1 है क्वांटम, नंबर 2 है तरंग, नंबर 3 है अनुप्रस्थ, और ऑप्शन 4 है विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। तो किसकी करता है भाई? तरंग प्रकृति की करता है। किस प्रकृति की? विवर्तन और व्यतिकरण किसकी? तरंग की। और ध्रुवण तरंग की तो करता ही करता है, लेकिन अनुप्रस्थ नेचर का होता है, इस बात की भी पुष्टि कौन करता है? ध्रुवण करता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन हो गया 66। क्वेश्चन नंबर 66 और देख लीजिए। क्वेश्चन 66 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अपारदर्शी अवरोध के तीखे किनारों पर, अपारदर्शी अवरोध के तीखे किनारों पर, अपारदर्शी अवरोध के तीखे किनारों पर प्रकाश तरंगों के मुड़ने को इसका उत्तरी लिख देता हूं मैं, विवर्तन कहते हैं। मुड़ने को दोस्तों क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अवरोध के किनारे जहां भी आए और वहां से यदि प्रकाश मुड़ रहा है और उसके ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर रहा है तो उस घटना को अपन कहते हैं विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? फ्रॉनहोफर विवर्तन में, फ्रॉनहोफर विवर्तन में विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र होता है। ऑप्शन फर्स्ट सदैव दीप्त, ऑप्शन सेकंड सदैव अदीप्त, ऑप्शन थर्ड है कभी दीप्त कभी अदीप्त, और ऑप्शन फोर्थ है उच्च तरंग दैर्घ्य के लिए दीप्त तथा निम्न या लघु तरंग दैर्घ्य के लिए अदीप्त। तो सीधी सी बात है, हमेशा कैसा होता है? सदैव दीप्त होता है दोस्तों, सदैव दीप्त। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? डी चौड़ाई की एक स्लिट, डी चौड़ाई की एक स्लिट लेमड़ा तरंग दैर्घ्य के प्रकाशपुंज के पथ में रखी जाती है। प्राप्त होने वाले केंद्रीय उच्चिष्ट की, प्राप्त होने वाले पथ में रखी जाती है। प्राप्त होने वाले केंद्रीय
उच्चिष्ट की प्राप्त होने वाले केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होगी। ऑप्शन फर्स्ट लेमड़ा डी अपॉन लेमड़ा, ऑप्शन सेकंड लेमड़ा अपॉन डी, ऑप्शन थर्ड 2 लेमड़ा अपॉन डी और ऑप्शन फोर्थ 2d अपॉन लेमड़ा। तो 2 लेमड़ा अपॉन डी इसकी होती है दोस्तों। ठीक है, हाँ, प्रकाश पूर्णतः सरल रेखा में संचरित नहीं होता, इसे समझा सकते हैं विवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 69, बहुत अच्छी बात है। प्रकाश पूर्णतः सरल रेखीय संचरित नहीं होता, इसे समझा सकते हैं। ठीक है, पहला है प्रकाश की कणीय प्रकृति से, ऑप्शन सेकंड है विवर्तन से, ऑप्शन थर्ड है व्यतिकरण से और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों ध्रुवण से। तो इस बात का पता अपन किससे? विवर्तन से। ठीक है, एक स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय फ्रिंज होती हैं अधिकतम तीव्रता की। केंद्रीय विवर्तन में जितनी तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज की होती है उतनी तीव्रता कोई सी भी फ्रिंज की नहीं होती। अपन को पता है कि तीव्रता ऐसे घटती चली जाती है, ऐसे अपन को पता है इसकी I0, इसकी I0/61, इसकी I0/22 एंड सो ऑन, इस हिसाब से घटती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉनहोफर के एकल स्लिट विवर्तन के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 70 का क्वेश्चन, मैं उसको पूरा का पूरा लिखना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर के एकल स्लिट विवर्तन के लिए, नंबर फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई लेम्बडा के समानुपाती होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है स्लिट की चौड़ाई बढ़ाने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कम हो जाती है। ऑप्शन थर्ड स्लिट की चौड़ाई a बराबर लेम्बडा हो जाने पर केंद्रीय उच्चिष्ट ±90 डिग्री में फैल जाता है। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। ठीक है, तो अपन देखें तो पथांतर साइन थीटा इक्वल्स टू लेम्बडा अपॉन ए होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तीसरा ऑप्शन अपन देखें ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1 और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है साइन 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, स्लिट की चौड़ाई ए बढ़ाने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कम हो जाती है। तो इस
का आंसर, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर कितना होगा दोस्तों? 90 का आंसर होगा 4। ये उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। ये वाला तथ्य थोड़ा सा अलग से, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई लैम्बडा के समानुपाती है, देख लो Wx = 2 लैम्बडा d/d, ये बात सही है, लैम्बडा के समानुपाती है भाई। स्लिट की चौड़ाई बढ़ाने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कम हो जाएगी, डी बढ़ाएंगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट की W कम हो जाएगा। स्लिट की चौड़ाई a बराबर लैम्बडा हो जाने पर ये अपन ने पढ़ लिया कि भाई ये 90 डिग्री में फैल जाता है, तो ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो उपरोक्त सभी तथ्य इसके लिए आंसर क्या है? करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। विवर्तन की फ्रिंजें असमान चौड़ाई की प्राप्त होती हैं, तीव्रता अलग अलग होती हैं, ये भी क्वेश्चन है। निम्न में से किन तरंगों का विवर्तन सबसे अधिक स्पष्ट होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। ये समझ में आ गया होगा। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किन तरंगों का विवर्तन, निम्न में से किन तरंगों का विवर्तन सबसे अधिक स्पष्ट होगा? सबसे अधिक स्पष्ट होगा। पहला ऑप्शन है एक्स किरणें, ऑप्शन सेकंड है प्रकाश किरणें, ठीक है भाई, ऑप्शन थर्ड है गामा किरणें, ऑप्शन फोर्थ है रेडियो किरणें, रेडियो तरंगे। दोस्तों ये इसमें ध्यान अपन दें कि विवर्तन के लिए कंडीशन क्या है? लैम्बडा अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू ए। तो अपन देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लैम्बडा की। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा लैम्बडा रेडियो तरंगों का होता है, तो हो सकता है कि उसका अवरोध मिल जाए, अपन उसके आकार का अवरोध मिल जाए, क्योंकि रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति है वो 5 मीटर के अप्रोक्स ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे हैं। तो यहाँ से अपन ये देखें तो इन तरंगों का विवर्तन अपन को सबसे स्पष्ट दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये तो अपन को सारी है GXU VIMR प्रकाश तरंग होते हैं, और एक्स किरणें इनकी लैम्बडा कम है, लैम्बडा कम है तो इसके ऑर्डर का अवरोध का आकार मिलना पॉसिबल नहीं है, तो विवर्तन स्पष्ट नहीं होगा। तो रेडियो तरंगों का विवर्तन क्या होगा दोस्तों? स्पष्ट हो सकता है। विवर्तन की घटना होती है सभी प्रकाश तरंगों के लिए होती है, सभी प्रकार की तरंगों के लिए, प्रकाश के लिए भी है, ध्वनि तरंगों के लिए भी है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी है, एक्स तरंगों के लिए भी है, ठीक है। और मैंने ये क्वेश्चन आपको बता ही दिया कि किसी कमरे में होने वाली बातचीत कमरे के बाहर खड़े कोई व्यक्ति द्वारा सुनी जाती है, तो इसमें प्रकाश की कौन सी घटना लगती है दोस्तों? इसमें प्रकाश की विवर्तन की घटना लगती है। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि एक बस चौराहे पे खड़ी खड़ी हॉर्न बजा रही है और हॉर्न की आवाज़ अपन को चारों डायरेक्शन में सुनाई दे रही है। इसका मतलब किसके कारण हो रही है दोस्तों? विवर्तन के कारण हो रही है, ठीक है। इस हिसाब से अपन ने लगभग 74-75 क्वेश्चन कर लिए हैं। 20-15 क्वेश्चन मैंने वहाँ साथ में बता दिए थे, तो इस हिसाब से लगभग 90 क्वेश्चन अपन लोगों ने इस चैप्टर के कर लिए हैं। फिर भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका साथ के साथ करते रहना है दोस्तों। अब इस चैप्टर से अपना कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल हमेशा फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चाहे मैं नेट की क्लासें भी अभी चालू करने वाला हूँ, आफ्टर फर्स्ट ग्रेड सिलेबस फिनिश नेट में पूरा सिलेबस करवाऊँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों इसको, ताकि लाइव क्लास भी अपनी चल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।